हेलो गाइस, कैसे हो। हम लोग आज पढ़ेंगे लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन। उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारा अपना कंसेप्ट दिया था, जिसमें एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और लिनियस, उसके बाद से A. W. आइकलर, कोपलैंड, बहुत सारे लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो बेसिकली हम हिस्ट्री में ना जा करके, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दिया था, मैं उसको कवर ना करके हम डायरेक्ट जो सबसे फेमस एनसीईआरटी में भी दिया है और ये नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो वही पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली। आज हम लोग पढ़ेंगे R. H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। R. H. विटेकर, ये R. H. विटेकर का क्लासिफिकेशन जो है, वो R. H. विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बेसिकली देखिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। तो दो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिनियस ने प्लांटी और एनिमिलिया 2 किंगडम स्टेबलाइज किया था। उसके बाद से आए थे अर्नेस्ट हैकेल, तो उन्होंने एक मतलब किंगडम जोड़ा जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। और फिर बाद में कोपलैंड आए तो मोनरा एक किंगडम जोड़े। उसके बाद से विटेकर आए, तो वो प्लांटी एक्चुअली ये जो भी साइंटिस्ट थे जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो फंजाई को प्लांटी में रख रहे थे। तो जब विटेकर आए तो वो फंजाई को प्लांटी से निकाल करके एक अलग किंगडम बनाया, जिसका मतलब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम स्टेबलाइज हुआ। 4 तो पहले से ही था, कोपलैंड किए थे, और ये 5वां इन्होंने फंजाई को प्लांटी से अलग कर दिया, तो 5 किंगडम स्टेबलाइज हुआ। तो विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, और ये 1969 में दिए थे। ये बेसिकली अमेरिका USA के टेक्सोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारा, देखिए इनका क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो हम पहले विटेकर का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने किस किस बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो सबसे पहले उन्होंने लिया था सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा उन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा इन्होंने लिया था रिप्रोडक्शन, और पांचवा इन्होंने लिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये इन्होंने मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज किया था अपने क्लासिफिकेशन को स्टेबलाइज करने में। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कैसे इनको बेसिस बना करके इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, हम लोग बेसिकली वही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इनका बहुत फेमस वैल्यूम स्कीम, जो इन्होंने बहुत फेमस अपना क्लासिफिकेशन समझाने के लिए इन्होंने वैल्यूम स्कीम का यूज किया था, वही हम लोग भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इन्होंने पहला क्राइटेरिया लगाया है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। इन्होंने बताया कि सेल कॉम्प्लेक्सिटी। सेल कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक इन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, और बहुत सारे जो
ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे लगभग सब क्या थे, यूनिसेलुलर थे। तो उन्होंने अपने सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे एक किंगडम स्टेबलाइज किया जिसको बोलते हैं मोनरा। उन्होंने बाइनोम स्कीम में सबसे पहले स्टेबलाइज किया मोनेरा। ठीक है, किस बेस पे स्टेबलाइज किया, तो उन्होंने स्टेबलाइज किया कि सेल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, इस बेस पे इन्होंने मोनेरा को स्टेबलाइज किया। फिर उन्होंने अपना दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया था। दूसरा अभी अब देखिए यहाँ पे सारे तो प्रोकैरियोट्स आ गए, अब यूकैरियोट्स में वो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कौन सा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेस पे इन्होंने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया और उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट तो हम पहले लिख लिए, अब बचे यूकैरियोट्स में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, उनको इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इसको बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे वो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने अपना तीसरा कॉन्सेप्ट यूज किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने क्या देखा, ये यूनिसेलुलर है। अब यहाँ पे ऊपर जितने बच गए मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर पे इन्होंने अपना तीसरा कॉन्सेप्ट यूज किया, तीसरा क्राइटेरिया यूज किया। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो ऑटोट्रॉपिक थे, कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो हेट्रोट्रॉपिक तो थे लेकिन वो एब्जॉर्प्शन करते थे डायरेक्ट। अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। और उन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट मतलब उसी में एक देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो हेट्रोट्रॉपिक थे लेकिन वो इंजेक्शन कर रहे थे। तो जो ऑटोट्रॉपिक है, उसमें क्या उन्होंने रखा, प्लांटी, एक किंगडम स्टेबलाइज किया, प्लांटी। ठीक है, उसके बाद से जो ये हेट्रोट्रॉपिक है, ये दोनों हेट्रोट्रॉपिक हैं, लेकिन इन दोनों में कौन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, कौन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद से दूसरा जो वो क्या कर रहे थे, इंजेक्शन कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। अगर जैसे कि आप देखेंगे फंजाई क्या करता है, वो इंजेक्शन नहीं करता है, वो अपना एंजाइम रिलीज करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और वो क्या करता है, वो जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्टिव मटेरियल को वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले वो इंजेक्शन करेगा, मतलब उसको निकलेगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद से एब्जॉर्प्शन होगा, और ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है। जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है उसके बेस पे इन्होंने एक किंगडम स्टेबलाइज किया, उसको बोला फंजाई। ठीक है, फंगी। उसके बाद से जो इंजेक्शन कर रहा था उसको बोले एनिमिलिया। ठीक है, एनिमिलिया। तो इन्होंने अपना 5 किंगडम स्टेबलाइज किया, मोनरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। ठीक है, अब देखिए बहुत गर्मी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे इवोल्यूशन। जैसे अब यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट समझेंगे। तो इवोल्यूशन का डायरेक्शन क्या होगा, इवोल्यूशन का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
ये वाली तीर जो है इवोल्यूशन दिखा रही है, और ये भी देखिए यहाँ से मतलब ये वाला तीर जो है वो इवोल्यूशन को दिखा रहा है, ये और ये एनिमिलिया। ठीक है, तो ये देखिए ये बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से कि सबसे पहले पृथ्वी पे मोनरा आए थे। मोनरा के बाद क्या हुआ कि वो प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स मोनरा से डेवलप हुए, और साइमल्टेनियसली मोनरा प्रोटिस्टा से ये प्लांटी एनिमिलिया और फंजाई डेवलप हुए। मतलब यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, हायर यूकेरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कनेक्टिंग लिंक की तरह कौन काम करता है, तो प्रोटिस्टा, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसके बहुत सारे वो है कॉन्सेप्ट है, आपको विटेकर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि पहला नंबर कि इनका मेरिट क्या है। मेरिट है कि इन्होंने मल्टीपल क्राइटेरिया यूज किया था ताकि उनको क्लासिफिकेशन में आसानी हो, तो मल्टीपल क्राइटेरिया यूज किया। उसके बाद इन्होंने फाइलोजेनेटिक को कंसीडर किया, फाइलो इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को भी बताया है। तो ये इनके मेरिट है, लेकिन इनके डिमेरिट बताना है। डिमेरिट भी है इनके बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जी ये प्रोटिस्टा है चाहे मोनरा है, इसमें सेल वाल किसी ऑर्गेनिज्म में है, किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वाल नहीं है, दोनों को एक साथ में रखते हैं। मोनरा में भी प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा है जो ऑटोट्रॉफिक है, कुछ प्रोटिस्टा है जो हेट्रोट्रॉफिक है। उसी तरह से मोनरा में भी ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, तो मोनरा और प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन वो प्रॉब्लमेटिक है, तो ये उनका डिमेरिट हो गया। दूसरा डिमेरिट ये है कि जैसे ये बोलते हैं कि जो मतलब जो भी यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होंगे वो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो ईस्ट के बारे में जब इनसे पूछा गया तो ये ईस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ईस्ट को हमेशा हम लोग फंजाई में ही रखते हैं, क्योंकि वो देखिए भले से ये वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है लेकिन उसको प्रोटिस्टा में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो एस्कस बनता है और एस्कोकार्प बनता है वो एस्कोमाइसिटीज की तरह ही बनता है, इसीलिए हम ईस्ट को एस्कोमाइसिटीज में रखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर हम यूनिसेलुलर एल्गा जो है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, उसको हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, लेकिन हम प्लांटी में भी उसको देखते हैं, एल्गी में भी, तो उसका पोजीशन दो जगह कैसे है? तो बस इसका पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी प्रॉब्लमेटिक है कि इन्होंने क्या किया था, सेम, मतलब ये डिमेरिट है, सेम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में रखा था। एक प्रॉब्लमेटिक और है, जैसे कि आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड को भी रखा गया है, फाल्स फंजाई को, जो कि प्रोटिस्टा से किसी तरह का लिंक नहीं, बस एक चीज है कि वो यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट्स है, इसलिए उसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो ये भी बहुत बड़ी डिमेरिट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जहाँ तक हो सका तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।